आप कह रहे अभय सिंह 50 बार कह चुका है कि हमें किसी से मिलना ही नहीं है इनसे, हाँ जी? फिर भी सारा दिन वो कहते हैं हम तो तैयार हैं। सेकेंडरी चीज आप कहते हो वोट हवा के होते हैं। नहीं, पहले लोग मन बनाते हैं। आज जैसे बनी हुआ है हवा, आज हर आदमी कहता है अब की बार भाई अभी सिंह चौटाला को सीएम बनाएंगे। गांव के अंदर जब लहर चलती है तो रोड मैप पर ये सारे बूथ और टूथ सब धरे रह जाते हैं। वोट तो उस लीडर के नाम पर मिलते हैं जो लीडर नेतृत्व करता है। तो अब कल अभय सिंह जी ने ये बयान दे दिया रोहतक बैठक के अंदर कि बिल्कुल हमें ना कोई अलग होना है ना किसी को शामिल करना है। तो अभय सिंह जी ने किस दिन कहा कि भी हम एक होना चाहते हैं? इसकी तो कोई मानता ही नहीं है। ये तो ऑर्डर करता है, नीचे अधिकारी हंसने लग जाते हैं। फिर दूसरा आप जैसे कोई जाता है वो बदलवा के आता है। और एक दिन एक कोई लाठीचार्ज हुआ था, उसमें एक कुर्ता सा फट गया था यहाँ से, और उसी को ही अब तक लगाते आ रहे हैं कि देखो मैंने संघर्ष किया। हमेशा लोगों का अभय सिंह को नकली आदमी नहीं पसंद, सारी जगह हाजिरी भरने वाला नहीं पसंद, नहीं चमचागिरी पसंद नहीं है। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं इंडियन नेशनल लोकदल के राजस्थान इकाई के प्रदेशाध्यक्ष और मरु निर्माण मोर्चा के संयोजक जयवीर गोदारा जी। जयवीर जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर जी, सबसे पहले बात शुरू करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 सितंबर को रैली की जी। रैली कैसी रही? उस रैली से किस किस मतलब प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में क्या परिवर्तन आया? रैली तो इतनी कामयाब थी, वो तो आपने सबने देखा ही है कि जो उम्मीद थी उससे 5-10 गुना बड़ी रैली थी। और शायद पिछले 15-20 साल में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। जो सारे रिकॉर्ड इनेलो की रैली हमेशा बड़ी होती है और उसका रिकॉर्ड इनेलो ने ही खुद तोड़ा है। और वो भी रोहतक के उसमें जाके गढ़ में, जहाँ कहते थे भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, वो गढ़ तोड़ दिया। गढ़ को तो एकदम बिखेर दिया। जैसे हमारे राजस्थान में पुराने गढ़ उजड़ गए वैसे उजाड़ दिया उसका। इतनी बड़ी रैली थी और लोगों का क्रेज़ था। आज भी अगर आप सुनोगे तो हम तो उस रैली से पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ गांव में गया था। गांव के गांव उमड़ रहे थे सुनने के लिए। तो और वो एक ही क्रेज़ था अभय सिंह, और कोई क्रेज़ नहीं था। कोई कह रहे थे कि भाई बाहर के बड़े लीडर बुलाओ। लोगों ने कहा हमें किसी को नहीं सुनना, हमें तो सिर्फ अभय सिंह के लिए जाना है। तो अभय सिंह की वाकपुटता और उनकी जो बोलने का स्टाइल और एकदम स्पष्टवादी थी। तो लोग अब इन सब जो मिट्टी गोली देने वाले लोग हैं, ये हरियाणा की जनता उससे दुखी हो गई। और हरियाणा की जनता अब उसी को मानती है अभय सिंह को कि वो या तो हाँ और या ना, और शेर दिल आदमी है और लोग पसंद करते हैं उसको, इसलिए कामयाब हुई। और उसकी गूंज जो है वो, मैं देश का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं राजस्थान में रहता हूँ तो राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय है आज बहुत ज़बरदस्त चर्चा का विषय। आपने हुड्डा परिवार की बात कही, भी उनका गढ़ था। हालांकि चौटाला परिवार के लोग कहते हैं ये चौधरी देवीलाल का पुराना गढ़ था, वो हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। नहीं, पहले तो चौधरी देवीलाल का ही गढ़ था, लेकिन अब पिछले कई साल से भूपेंद्र हुड्डा वहाँ 10 साल राज किया है। CLP लीडर रहा है और उसका बेटा MP है। तो यही मानेंगे हम तो कि भी यहाँ पहले था। पहले तो चौधरी देवीलाल जी वहीं से जीत के गए थे। चौधरी देवीलाल जी वहाँ से मुख्यमंत्री बने। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी को हुंकार भरनी थी बीजेपी के खिलाफ तो करनाल या कुरुक्षेत्र जाकर भरते। यहाँ तो उनका बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, हरियाणा में वो तो हर साल जो है, हर साल एक अलग रोहतक की क्यों चुना? नहीं, तो हर साल बदलते ना। पिछली बार एक बार फतेहाबाद थी, पिछली बार कैथल थी, अब की बार। और फिर भूपेंद्र हुड्डा अपने आप में, सारी कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भाई भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है वहाँ करके दिखाओ, तो कर दी वहाँ भी, वहाँ गढ़ तोड़ दिया इनका। तो आपने एक बयान दिया था रैली के बाद कि इस रैली से कई लोगों को नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही बहुत लोगों को, मतलब 7-8 लोग हैं उनको रात को भी अभय सिंह चौटाला नजर आता है उनको। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ऐसे 7 लोग कौन हैं? 7 लोग हैं। एक भूपेंद्र हुड्डा, एक उसका लड़का है, एक JP का लड़का है, एक दुष्यंत, एक दिग्विजय और एक अजय सिंह भाई साहब है। इन 7 को सारा दिन रात को अभय सिंह ही दिखाई देता है। इसमें क्या बात होगी? तो नाम लेने में कौन सा कोई हमें कोई गलत बात थोड़ी है। यही बोलते हैं सारा दिन अभय सिंह के खिलाफ। भी इन 7 के अलावा अभय सिंह के हरियाणा में सारे, किसी भी इससे बात करके देख लो, सारे ही इसको, ये जो अभय सिंह की कहता है ये धमकाता है, कभी कोई भाषण में कहता है इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो 7 आदमियों के अलावा इस प्रदेश के अंदर जो 1.5, पौने 2, 2.5 करोड़ लोग होंगे, उसमें किसी से सुना आपने? कोई लीडर से सुना? 90 MLA हैं यहाँ पर,
कोई नहीं कहता ये बात, और लेकिन इन 7 को आप कोई इंटरव्यू ले लो, बस यही इंटरव्यू इनका यही है। अभय सिंह, आप कह रहे हो- अभय सिंह 50 बार कह चुका है कि हमें किसी से मिलना ही नहीं है इनसे, हाँ जी? फिर भी सारा दिन वो कहते हैं हम तो तैयार हैं। अरे जो अगला लेना ही नहीं चाहता तो क्यों तैयार हो रहे हो भाई, बिना ही मतलब की। तो गोवाना रैली की अगर मैं बात करूं, गोवाना रैली में पिछला अपन ने 2018 का मामला सारा देखा था, जहां से परिवार का बिखराव हुआ, अलग अलग पार्टियां बनी, तो उन्होंने कहा कि हमें तो निकाला गया था, हम थोड़ी निकले थे। नहीं तो निकाला क्यों गया था, नहीं निकाला क्यों गया था? अनुशासनहीनता का नाम दे दिया। तो वो तो सरेआम ही वहाँ, वो तो सरेआम ही दिख रहा था कि भाई कितना शोर मचाया गया जब चौधरी अभय सिंह बोले और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इतने बड़े सीनियर लीडर बोल रहे थे तो उनको बोलने नहीं दी जा रहा था। तो वो तो मैं तो खैर उस समय उस रैली में नहीं था, लेकिन जो वीडियो देखे जो इनके साथ का वो एक MLA पेटवाड़ है, वो खुद कह रहा था कि मैं साथ था उस समय ये किया गया था। तो वो तो अनुशासनहीनता तो हुई थी ना, इसमें कोई बात मेरे थोड़ी है। पॉडकास्ट में जस्सी पेटवाड़ ने तो पूरा खुलकर सारा हाँ, खुलासा तो किया। फिर वो जो साथ थे उनको पता ही था सारा। तो आप तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी में थे, आप इनेलो में कैसे आ गए? देखो मैंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा के बहुत पदों पर रहा, और मैंने 2008 में निर्णय किया कि मैं मध्य प्रदेश की जो हमारी राजस्थान के जो अंदर हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके मैं मेरा मध्य प्रदेश का एक आंदोलन चला रहा हूँ। और पिछले 15 साल में किसी पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैंने 2015 में एक बार मैंने एक किसान हुंकार रैली करी 2 जाटी धाम के पास फतेहपुर में। तो मैं अभय सिंह जी से मिला, अभय सिंह जी को मैंने कहा मेरी रैली में आप आओ, ये मेरा ये मुद्दा है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊँगा। और उस दिन मेरे को बाद में पता चला 15 दिन बाद कि उसी दिन जिस दिन मेरी रैली में आना है उनको, उसी दिन नगर पालिका के चुनाव है एलनाबाद में। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपके चुनाव है, तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, आप आओ ना हो, आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी है। उन्होंने कहा मैं कह दिया, वो एफिडेविट है, मेरे बेशक चुनाव जीतते हैं आ रहे हैं, मैं तेरी रैली में ज़रूर पहुँचूँगा। और वो मेरी रैली में उस दिन पहुँचे और मेरे मध्य प्रदेश के आंदोलन का मेरा समर्थन किया कि हमारी इनेलो पार्टी जो है वो छोटे प्रदेशों के हक में है। और आज हरियाणा चौधरी देवीलाल जी ना बनाते तो आज हरियाणा की दिशा दशा और होती। और आज जो है हरियाणा, जिसको पूरे देश में सबसे नंबर 1 माना जाता है, वो अगर चौधरी देवीलाल ना बनाते तो कैसे होता। तो उन्होंने मेरा समर्थन किया। उसके बाद फिर मैंने आज से 3 साल पहले एक ऊँटों की श्री गंगानगर से लेके जयपुर तक ऊँटों की यात्रा की। तो उस यात्रा में चौधरी माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी आए और आके उन्होंने वहाँ पर स्पीच दी और मेरे को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने राजस्थान में रह कर के भी अन्न हमने खाया है और हरियाणा बनाया, और अब हम जो है चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए ये जयवीर गोदारा को हम पूरा हमारा समर्थन है। और इनेलो पार्टी जो है वो छोटे प्रदेशों का हक में, और मध्य प्रदेश हम निश्चित तौर पर बनाएंगे, साथ देंगे, इसका पूरा तन मन धन से पार्टी साथ है। और पार्टी का तो फिर मेरे को समर्थन दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो हमें बहुत शक्ति मिली, लोगों में पहचान और एक शक्ति बनी, पार्टी पूरे देश के अंदर बात मैसेज गया। तो फिर अभय सिंह जी तो हमेशा हमारा साथ देते ही थे। तो मेरे पास इससे बड़ा कोई और सौभाग्य मिल नहीं सकता था। मेरे को भाई साहब ने कहा कि तेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। मैं कहा जी बिना प्रदेश अध्यक्ष भी मैं तो इनके साथ, फिर क्योंकि जब इन्होंने मेरा साथ दिया तो मेरा तो फर्ज बनता था कि मैं इनका किसी भी काम में मेरे, वैसे तो मैं इनका क्या सहयोग कर सकता हूँ, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जितना हमारा चिंटी जितना भी कोई काम होता है तो हम उनके लिए तैयार खड़े हैं। और हमारे तो मेरे को तो कई लोगों ने कहा, बीजेपी ने ऑफ़र किया, कईयों ने किया। मैंने कहा मैं तो क्या, उस समय इनेलो कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मेरे बेशक चाहे सरपंची में हार जाए, मेरे बेशक कुछ हो जाए, हम तो एक नाव में चढ़ने वाले लोग हैं। हमें ना तो सत्ता से कोई मतलब है, सत्ता में तो जाता तो नरेंद्र मोदी मेरे को प्यार करता है, जानता है, मैं उसके साथ जाता, सारी बीजेपी के लीडर मेरे दोस्त। मैंने कहा मैं तो अभय सिंह चौटाला के साथ हूँ, चाहे पार्टी ख़त्म हो, चाहे पार्टी बढ़े, चाहे वो कुछ हो, हम तो अभय सिंह चौटाला के साथ हैं। ये निर्णय करके और फिर हमने ये निर्णय कर लिया। 1-2 रोज़ पहले आप रूडी साहब को श्रद्धांजलि देने गए, जो अभय सिंह भी गए, तो वहाँ बीकानेर में मैंने देखा भी जगह जगह कार्यक्रम थे। तो इनेलो ने अपनी पैठ बनाई राजस्थान में। देखो मेरे को पहले दिन मैंने
सबसे पहले डुड्डी साहब के बारे में। डुड्डी साहब तो बहुत बड़े किसान हमारे लीडर थे और बहुत ही सभ्य लीडर थे। एमपी रहे, वो सीएलपी लीडर रहे, बहुत अच्छे नेता थे। और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया उनकी वजह से, उनकी डेथ पर। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, मैं कहा ऐसे, तो बोला तू कल आ जा। तो हमने कुछ नहीं, सिर्फ एक फेसबुक पर लिखा था कि अभय सिंह चौटाला जी कल जो है वहाँ पर आएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि 4-5 जगह तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए। देखो, एक किसान कम्युनिटी के जो अच्छे अच्छे लोग थे वो सब इकट्ठे हुए। चलो, किसान कम्युनिटी जाट इकट्ठे हो जाना, चलो इनके परिवार की वहाँ बहुत वैल्यू है, वो अलग बात है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि बीकानेर के बड़े बड़े व्यापारी, उन्होंने अलग चाय रखी भाई साहब की, और 5-6 प्रोग्राम हुए। फिर मैं गया रामेश्वर जी के, जब हम बैठने गए तो वहाँ कम से कम 25-30 पत्रकार थे और वो 2 घंटे से इस बात का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले, हमारे जाने से पहले सचिन पायलट आया। सचिन पायलट भी राजस्थान का बहुत बड़ा लीडर है, उसका भी अपना एक क्रेज़ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पत्रकारों ने कहा कि हम तो 2 घंटे से अभय सिंह चौटाला का इंतजार कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला कैसा दबंग नेता है कि हमने उनका विधानसभा और वो सब वीडियो देखे तो हमारा इतना क्रेज़ है कि हमें तो अभय सिंह का इंटरव्यू लेना है। और ऐसे ही जितने लोग आए वो अभय सिंह जी से मिलने आए, पीछे मोटरसाइकिल लगा लगा के पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया। तो ये देख लो कि कितनी पैठ है। सिर्फ एक मैसेज लिखा था मैंने सिर्फ फेसबुक पर, तो ये क्रेज़ है इन लोगों का। तो आगे राजस्थान में आपका क्या प्लान है, अपने मरू मोर्चे को लेकर भी, और पार्टी को विस्तार देने के लिए क्या करने जा रहे हैं? पार्टी का कल भाई साहब ने जब सब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का सिर्फ एकमात्र एजेंडा है इनेलो का, राजस्थान में पूरी पार्टी का एजेंडा है कि हम मरू प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे और मरू प्रदेश बनाने के लिए जो कुछ हमें करना होगा वो सब करेंगे। और पार्टी का पूरा हम संगठन तैयार करेंगे सबसे पहले, और संगठन तैयार करने के बाद फिर जो पार्टी मरू प्रदेश बनाने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो सब करेंगे। चौटाला परिवार राजस्थान के नोखा से ट्रांसफर होकर चौटाला आया जी, लेकिन चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म है वो आपके मरू प्रदेश में ही एक गांव है खाट, उस गांव में हुआ था। हाँ, उस गांव में, संगरिया के पास से गांव खाट है। खाट में इनका ननियाल था। तो वहीं पहले बच्चे हमेशा ननियाल में ही पैदा होते थे, तो वो मरू प्रदेश में है। और मरू प्रदेश के तो, और पुराना गांव इनकी नोखा में, तो आज पूरे गांव में इन्होंने ट्रीज़ बना रखी है, सब कुछ है। चौधरी देवीलाल जी की गांव वालों ने मूर्ति लगा रखी है, हमारे गांव के हैं, तो हमारे गांव के, हमारे प्रदेश के ही हैं। अब मैं आता हूँ वापस हरियाणा की तरफ। रैली आपकी, आप कह रहे हैं भाई बहुत अच्छी कामयाब हुई। आप हरियाणा की राजनीति की बात करें, 2024 में लग रहा था कांग्रेस आ रही है, आप भी पास में बैठे हैं, आपको भी लग रहा होगा कांग्रेस आ रही है, लेकिन आप क्या मानते हैं इसके लिए कौन दोषी है, क्यों कांग्रेस नहीं आ पाई? कांग्रेस का स्लीपर सेल, कांग्रेस का नेतृत्व, या टिकटें गलत बटी, क्या क्या कारण रहे? नहीं, एक ही कारण है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कोई कारण नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसका लड़का, और जेपी जयप्रकाश, तीसरा कोई कारण नहीं। एक तो इन्होंने बहुत बड़ा जातवाद फैलाया, और एक बीजेपी ने, जो कांग्रेस ने बीजेपी ने मिलके, बीजेपी ने जिसको कहा कि इसकी टिकट काट दे, उसकी टिकट काट दी, जिसको पार्टी से निकालना है पार्टी से निकाल दो, जिसको करना है वो कर दो। इसका जिम्मेवार एक कांग्रेस पार्टी को बीजेपी चला रही है 100%, हरियाणा की 100% चला रही है वो। तो आपको भाई, आप एक बताओ, एक सीएम रहा हुआ आदमी जब वोट डालने जाता है और उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता, मतलब एक अनपढ़ आदमी भी वोट डालने जब जाता है तो उसको पता है कि मैं मोर मारूंगा या बटन दबाऊंगा तो ही तो वोट पड़ेगा। तो जब एक आदमी, एक सीएम रहा हुआ आदमी दस्तखत करके नहीं आता वोट के ऊपर, जबकि वहाँ दस्तखत ही करने थे, मोर दस्तखत ही थे, और वो नहीं करके आता, और बीजेपी के फेवर का एमपी बन जाता राज्यसभा, तो पता चल गया। फिर उसके बाद वो स्याही चेंज वाला कांड हुआ, वो भी इन्होंने करी थी, स्याही भी इन्होंने चेंज करी थी। मतलब वो बीजेपी की मदद थी, 100% ही थी। कोई कहने की, ये तो अनपढ़ आदमी जानता है ये बात। तो आज रोहतक में क्या है, रोहतक में लोग क्यों अभय सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे हैं? सब लोग, पूरी जनता, वो इसी कर रहे हैं कि हमारा नाश कर दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। इसने जो राज आना था किसान कम्युनिटी का, वो राज इसने ख़त्म कर दिया। सट्टा बाजार तो 60 सीटें दिखा रहा था, और 60, इनको तो पता था ना आपस में, सट्टे वालों को थोड़े पता था कि अंदर खाने ये इतना सेटिंग हो रही है। तो एकाएक क्या हुआ, रैली के तुरंत बाद सीएलपी का लीडर बना दिया हुड्डा साहब को? हाँ, तो वो तो जो 1 साल से लटक रहा था, वो खुद ही कह रहे हैं कि सारे लोग ही कह रहे हैं कि
अगर वो रैली ना होती तो इसको बनाना ही नहीं था। ये तो धन्यवाद करना चाहिए अभय सिंह जी का, भूपेंद्र हुड्डा को आके, और बोलना चाहिए। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा जी से कोई भी प्रेस वाला आप जैसे पूछ के देख लो, अभय सिंह का नाम लेते कूद के पड़ते हैं, एकदम कूद के पड़ते हैं, ऐसे जैसे खाने को हो जाता है। ये बीजेपी की बी टीम है, वोट काटू पार्टी है। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जब बना नहीं था तब तो इनकी सरकार बनती थी, तो उसकी तो नहीं बनी थी सरकार। वोट काटू होती तो वोट काटू को आज की पार्टी है कि ये तो चोरी देवीलाल कब सीएम बने थे? फिर ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार सीएम बने थे, तो वोट काटू कैसे हुए? ये तो हमेशा से चुनाव लड़ते हैं। पर बीजेपी से तो समझौता चोरी देवीलाल जी के टाइम से ही होता है। नहीं, समझौते के अलावा भी तो सरकार बनी है। समझौता होता था तो पार्टी बड़ी कौन सी थी? समझौता होता था पार्टी बड़ी तो बीजेपी थोड़ी थी, कोई लोकदल बड़ी थी, और चुनाव लोकदल लड़ती थी। बीजेपी को तो सीट देते थे कुछ समझौते में। समझौते तो राजनीति में हो सकता है, पता नहीं अब कौन किसके साथ करे ना करे। बीजेपी 42 सीटों पे हारी, 48 से उसने सरकार बनाई। उन्होंने 42 सीटों के लिए अभी से रोड मैप बना लिया है। हारी हुई सीटों का प्रभारी बनाकर कारण खोजे जा रहे हैं कि हम क्यों हारे। तो अगली बार की तैयारी है 2029 की। आपको क्या लगता है आगे क्या रहने वाला है? नहीं, कोई तैयारी कुछ ही कर ले। ये जनता है ना जी, ये जनता तैयारी करती है कि किसको बनाना है। यहाँ शैलजा जी ने क्या रोड मैप बनाया था? जनता ने पहले ही मन बना लिया कि शैलजा आएगी तो अब की बार चुनाव जिताएंगे, शैलजा आएगी तो चुनाव जिताएंगे। सेकेंडरी चीज आप कहते हो वोट हवा के होते हैं। नहीं, पहले लोग मन बनाते हैं। आज जैसे बनी हुआ हवा, आज हर आदमी कहता है अब की बार भाई अभी सिंह चौटाला को सीएम बनाएंगे। रोड मैप धरे रह जाते हैं। रोड मैप तो कागज में। मैं बीजेपी में 25 साल काम किया, हम रोज ये कहते थे 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ, हाँ जी करते थे। और जिस दिन मोदी की लहर चली और हमारी 1 बूथ 10 यूथ की तैयारी होती थी 5 साल, और वोट आते थे 3000, हाँ जी 5000 आते थे, तब तो हम ताली बजाते थे, क्या बात, बहुत वोट आए, हाँ जी। तो वो बूथ और वो 10 यूथ सारे चले जाते थे। और जिसकी लहर होती थी, अब मोदी के ना कोई 10 बूथ था ना कोई यूथ था, सारे के सारे देख लो आप, सारे यूथ हो गए, एकदम बूथों को भर दिया। वो तो बेकार दिया ना भी, हर खाते में 15-15 लाख आएंगे। चाहे कैसे किया, हवा बना दी, हवा बन गई। तो किसी ने यही नहीं पूछा भी एजेंट कौन है तुम्हारा। हमारे काम करने वाली थी, मैंने उससे पूछा, मैं वोट किसको देगी? बोले मोदी को। मेरे को तेरे को पता है एमपी कौन खड़ा है? बोलना मेरे को कोई मतलब नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, मैं तो फूल को दे के आऊँगी, मोदी को दे के आऊँगी। कारण कुछ नहीं, बस मोदी को देंगे, कारण कुछ नहीं था। नहीं, जो गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है उसका उस समय कोई अनाज नहीं था। जब 14 में कौन सा अनाज मोदी थोड़ा ही दिया था, कांग्रेस दे रही थी। 2014 में मेरे गांव, मेरी जो नौर का फार्म है, मेरे साथ में जो गांव है, मेरे 20-25 मजदूर लगे हुए थे फार्म पर। मैंने सबको इकट्ठा किया। मैं वोट किसको दोगे? बोले मोदी को। मैं क्यों? तुम्हें राशन तो कांग्रेस वाले दे रहे हैं। ना बोले अब का बार मोदी को देंगे। मेरे को खड़ा कौन है? ये पता नहीं कौन खड़ा है, किसी ने पूछा ही नहीं हमारा एमपी कौन है। तो ये तो लहर चलती है। अब की बार हरियाणा में आप मेरी बात ये नोट कर लेना, आज अभय सिंह चौटाला की हवा चल रही है, और हवा चलेगी, इतनी बड़ी चलेगी कि दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा चौरी देवीलाल जी का। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कितने ही रोड मैप बना लें, कुछ नहीं। गांव के अंदर जब लहर चलती है तो रोड मैप पर ये सारे बूथ और टूथ सब धरे रह जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, इनेलो का मुकाबला कांग्रेस से होगा या बीजेपी से? कांग्रेस तो भगवान के दया से अपने आप ये लड़मर के खत्म हो जाएंगे। देखो, जहां पर भी बीजेपी और जो रीजनल पार्टी खड़ी हुई है वहां कांग्रेस मरी है। आप किसी भी स्टेट में देख लो, जहां आरजेडी और वहां पर वहाँ खड़ी हुई तो कांग्रेस वहां मर गई। यूपी के अंदर देख लो, जैसे मुलायम सिंह और मायावती आई और बीजेपी आई तो वहाँ कांग्रेस खत्म होगी। जहां रीजनल पार्टी अब मजबूत होगी वहां कांग्रेस ही खत्म होगी। कांग्रेस संगठन बनाने के लिए अपनी कवायद चला रही है। जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष बने, अब उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस संगठन बनाकर विपक्ष की भूमिका अदा कर पाएगी? नहीं, काय का संगठन बनाएगी? आप आपस में तो लड़ रहे हैं। कल परसों इनकी मीटिंग थी, उसमें ना शैलजा जी गई, ना वीरेंद्र सिंह गया, ना उसमें सुरजेवाला गया। तो कहाँ संगठन होगा? क्या संगठन हुआ? नहीं, सुरजेवाला गए हैं, वीरेंद्र सिंह गए हैं। कहाँ गए? ये अलग बात है, वीरेंद्र सिंह ने अपनी स्पीच में बहुत कुछ अलग से कह दिया। सारे कुछ सारे दिन ही बोलते हैं, सब आपस में ही। कैप्टन अजय यादव आधे विधायक जो है वो अध्यक्ष के जाते हैं, आधे सीएलपी लीडर के पास जाते हैं, आधे कहीं और जाते हैं। तो जितने भी जिला अध्यक्ष बने, तो
ये तो सारे एक दूसरे का नाम लेना ही पसंद नहीं करते, कहाँ से आएंगे? तो आपको क्या लगता और है? संगठन तो एक अपना विचार पहुंचाने के लिए होता है। आज अगर मैं मेरा मरु प्रदेश क्या नाम की लड़ाई है और उसमें मैं इनेलो का संगठन बना के, हम उस संगठन से ये फायदा है कि मैं गांव गांव तक मेरा विचार जो है वो मेरा संगठन पहुंचा सकता है। तो हवा वोट तो उस लीडर के नाम पर मिलते हैं जो लीडर नेतृत्व करता है। आज कहीं भी आप देख लो, आप अखिलेश को देखोगे तो अखिलेश के नाम पर मिलते हैं। कोई किसी की ऐसी कब्जी हो जाए कि भी मैं उसके मेरे कारण अखिलेश है या मेरे कारण अभय सिंह चौटाला है, तो ये तो गलतफहमी होती है। कईयों को गलतफहमी हो जाती है कि भाई अभय सिंह चौटाला, हम 4 लोग हैं तो हमारे कारण अभय सिंह चौटाला गए बने। अभय सिंह चौटाला की अपने काम करने के स्टाइल से उसकी हवा बनती है। मायावती की कितना बड़ा तामझाम है, कोई कह दे भी मेरे नाम पर बने, तो मायावती का अपना खुद का जो है वोट बैंक है। आज कांग्रेस में कोई आए कोई जाए, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग चले गए? राहुल गांधी कमज़ोर हो गए क्या? राहुल गांधी के कारण वोट मिलते हैं। ये गलतफहमी कई नेताओं को हो जाती है। मेरे बिल्कुल भी ये गलतफहमी नहीं है कि भी किसी लोकल लीडर की वजह से बड़ा लीडर को उसको सहारा तो हो सकता है, छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन लीडरों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती कभी। जयवीर जी, आपने कहा भी शैलजा जी की आने से पहले ही सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ये बात चर्चा में थी भी अगर टिकट शैलजा जी को मिल जाती है तो वो जीत जाएंगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मानता हूँ। सारे सर्वे ये बात कह रहे थे अगर मैडम शैलजा यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद वो यहाँ आई, तो उनके हक में फैसला जाएगा। तो ये उनके हक में फैसला गया या ये तंवर साहब का विरोध था या बीजेपी का विरोध था? आप ये बताओ, जब अशोक तंवर जी यहाँ पर आए थे 2009 में, यहाँ एक सिंगल आदमी नहीं जानता था, ना गली जानता था ये, है जी। तो मैं यहाँ दिल्ली में मेरे से एक बार मुलाकात हुई इनकी, तो ये तो पता नहीं झज्जर के कहीं के रहने वाले हैं। तो हम 4-5 दोस्त बैठे थे, तो वहाँ मिलते रहते थे, आपस में सारे ही मिलते थे। तो ये बोला, तो मेरा इनसे परिचय हुआ कि मैं अशोक तंवर हूँ, NS यूथ का अध्यक्ष था उस समय कांग्रेस का। तो बोला मेरे लिए सिरसा कैसा रहेगा? मैं कहा सिरसा में भाई तेरी हवा बनी हुई है, आपके बारे में लोग ये कहते हैं, कोई अखबारों में खबर आती है और आती है, तो लोग ये कहते हैं कि अशोक तंवर आ गया ना तो 100% जीतेगा। ना कोई अशोक तंवर को जानता, अभी राहुल गांधी का खास है और बड़ा तामझाम, और भाई इन सब का मुकाबला कर सकता है तो वो कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का उसके ऊपर हाथ है, दोस्त है उसका। तो बताओ वो कौन सा संगठन था? उसके बाद कोई संगठन, तो हवा बन गई थी। आया जब गड़ागड़ जीत गया। ये कारण है जी, हवा काम करती है और हवा बनती है लीडर के नाम पर। तो ये जो देवलाल भी कहा करते थे भी लोग काम नहीं देखते, मौके की हवा होती है जो नेता बनाती है, जो चुनाव जिताती है। काम तो आप देखो, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने 3500 आदमी लगाए थे। जी, मैं कईयों को जानता हूँ, नाम लूँगा तो ठीक नहीं है, 2-2 घर में 1-1 आदमी को लगाया और काम तो किया ना, उनको नौकरी दी, खुद जेल काटी, और उन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया। 3 बार के तो मैं जानता हूँ उन्होंने वोट नहीं दिया अब तक। कांग्रेस को वोट देते, नौकरी लगवा ली, उधर से नौकरी लगवा, ये इन्होंने जेल काट ली और वो वोट दूसरे को देते हैं। तो काम का तो देख लो फिर कितना रिजल्ट मिला। पर चौटाला साहब के बारे में कहते हैं अभी जेल काट ली, ना तो उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया ना बीजेपी से भी। अगर बीजेपी राज में आ गई थी, अगर वो उनसे मिलने चले जाते नेताओं से, तो शायद सजा माफ़ी हो जाती, सजा कम हो जाती। मैं तो साक्षात गवाह हूँ जी, मतलब साक्षात गवाह हूँ। मेरे से तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही, जब पहला चुनाव लड़े 2014 में, तो मैं गया वहाँ पर, तो आप बीजेपी उनके लिए, हाँ। तो तब उन्होंने कहा कि तो एक लीडर था वहाँ का बहुत बड़ा जी, और वो अभय सिंह जी के कहने से वोट दे सकता था। तो मेरे को कहा कि अभय सिंह से बात कराओ। मैं तब इनके साथ था नहीं, तो मैंने समाचार भेजा था, और तब उन्होंने कहा कि चौटाला साहब को कई बार संदेशा भेजा कि आप आ जाओ एक बार, लेकिन चौटाला साहब समझौतावादी नहीं थे, जेलें काट ली, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, जाके उनके पाँव में नहीं बैठे। तो ये तो इस सदी के सबसे तगड़े अगर कोई लौह पुरुष है ना जी, तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी थे, समझौतावादी नहीं थे। तो यही गुण आगे अभय सिंह में 100% ही है। मैं नाम नहीं लूँगा, एक दिन कोठी में बैठे थे, एक बहुत बड़ा देश का आदमी था, तो उसका फ़ोन कर रहे थे बार बार भाई साहब के कोई ख़ास आदमी, क्या वो मिलना चाहते हैं, आप मिलने आ जाओ। बोले मैं नहीं आता, मेरे क्या काम।
मैं नहीं आता, बड़ा है तो आपके घर होगा बड़ा, नहीं जाते वो। और हमें तो ऐसा ही लीडर पसंद है। नहीं, पिछले दिनों बड़ी सियासी चर्चा थी, पार्टी एक हो जाएगी, मुखिया है चौधरी रंजीत सिंह, वो इनको बिठाएंगे, बात करेंगे, पारिवारिक तौर पर एक होंगे। तो अब कल अभय सिंह जी ने ये बयान दे दिया रोहतक बैठक के अंदर कि बिल्कुल हमें ना कोई अलग होना है, ना किसी को शामिल करना है। तो अभय सिंह जी ने किस दिन कहा कि भाई हम एक होना चाहते हैं? उन्होंने तो पहले, देखो ये बातें तो चलो ये घर का इनका मामला, ये जाने इनका काम, जाने कि कौन शामिल होता है कौन क्या कहता है। लेकिन अभय सिंह जी ने पहले दिन से, जब हरियाणा ये मानता है कि अभय सिंह जो कहता है वो करता है, तो इन्होंने पहले दिन से कह दिया कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। इनकी विचारधारा अपनी, उनकी अलग, उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी से गए, पार्टी बना ली, तो अब किस लिए एक होना है? क्यों, किस लिए एक होना है? और कल भाई साहब ने पूरी मीटिंग में लोगों से पूछा कि बताओ भी एक होना है, तो लोगों ने मना कर दिया, सारी पार्टी ने एक सवर में सब प्रस्ताव पास कर दिए कि होना ही नहीं है एक। तो किस लिए? उनको भी क्या जल्दी है, उनको अपने करें अपनी राजनीति, क्या दिक्कत है? पर एक बात तो देखो, जननायक जनता पार्टी 8-9 महीने के अंदर ही पार्टी बनाते हैं और 10 सीटें ले जाते हैं और सरकार में भी शामिल हो जाते हैं। नहीं तो वो तो चौधरी देवीलाल के नाम पर बनी ना, देवीलाल की तो थे, चौधरी देवीलाल के सपोर्टर ही तो थे वो। कोई अलग, कोई इस खानदान के अलग कोई बना के देखता फिर पता चलता। तो थे तो चौधरी देवीलाल जी की ना, हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोता और बेटा ही तो था, कोई अलग थोड़ा ही था। वो एक किस्म का नेतृत्व थोड़ा सा चेंज हो गया, लोगों को लगा कि ये ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा उन्होंने ऐसा स्पीच दी और ऐसा किया कि भी। और 5 साल वो जब वो MP रहे दुष्यंत जी, तो उन्होंने अपना प्रचार अपना एक बना लिया था कि भी मैं ज़्यादा अच्छा चौधरी देवीलाल की तरह बन सकता हूँ। तो वो देख लिया लोगों ने कि भी तुरंत नाराज़गी क्या थी, बनाया तो लोगों ने बड़ा प्यार से था। और अगर वो बीजेपी का खुद ही ये कहते थे जमुना पार भेज देंगे, तो लोगों की वो याद थी। आजकल सोशल मीडिया में पुराने सब डायलॉग याद है सबको। और फिर किसान आंदोलन हुआ, उसमें साथ नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने, इतना बड़ा एक आदमी, पार्टी का अकेला आदमी, एक विधायक, और उसने इस्तीफा दे दिया। सोचो इतनी बड़ी 2 पार्टियां और दोनों ने मिलकर सामने चुनाव लड़ा, हार जाते तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेता, कौन है बताओ? सरपंच ही नहीं छोड़ता कोई। तो इन्होंने किसानों का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। आप बताओ, टिकैत को उस दिन पुलिस वाले मारने वाले थे, सबसे पहले पहुंचे भाई साहब, पहुंचे 500 गाड़ियों के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, किसान कम्युनिटी याद रखती है, और किसान कम्युनिटी को सब याद है कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया। चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी एक बात कही थी कि राजीव गांधी जगह नहीं दे रहा था उनकी समाधि बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल का भी योगदान था जगह दिलवाने में। 100%। वो सारा पूरा किस्सा बताइए। देखो, चौधरी देवीलाल जी के बिना चरण सिंह जी और चौधरी देवीलाल जी की एक बार अनबन हो गई थी। तो चौधरी देवीलाल जी भी कहते हैं कि 2 दिन सोए नहीं, और चरण सिंह भी नहीं सोया। और फिर दोनों का जब एक हुआ, आप देखो चौधरी चरण सिंह जी को जब निकाला तो चौधरी देवीलाल जी ने बोट क्लब पर रैली की थी। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। तो किसने कराई? चौधरी देवीलाल जी और माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने कराई थी। और ओम प्रकाश चौटाला जी की उस रैली की स्पीच आज भी दुनिया सुनती है, आज भी दुनिया उनको सुनती है। और उसके बाद बोट क्लब के ऊपर रैली बंद कर दी गई थी, इतनी बड़ी रैली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि इतनी संख्या में किसान कौन लेके आया? चौधरी देवीलाल जी लेके आए चौधरी चरण सिंह जी के लिए। उस रैली के बाद कहते हैं इनकी जो अनबन थी वो आपस में दूर हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद चौधरी चरण सिंह को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या किस्सा था जब उनकी समाधि के लिए जगह मांगी गई? समाधि का यही था कि राजीव गांधी, ये गांधी परिवार नहीं चाहता था कि उस जगह पर कोई और समाधि किसी की बने, जहाँ महात्मा गांधी और शास्त्री जी की है, हाँ, या नेहरू जी की है, नेहरू जी की, इनकी सबकी है। तो फिर महेंद्र सिंह टिकैत ने, वहाँ चौधरी देवीलाल जी तो थे ही थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी देवीलाल जी ने ऐलान किया। महेंद्र सिंह टिकैत ने यूपी के अंदर ऐलान किया कि अपने फावड़ा और जेड़ी साथ लाओ, और ये महात्मा गांधी की इनकी सारी समाधि फोड़ फाड़ के परे कर दो और यहाँ हम बढ़ा देंगे समाधि। तो महात्मा गांधी हमारे लिए, किसान कम्युनिटी के लिए, महात्मा गांधी से बड़ा हमारा चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल है, जिन्होंने किसानों को आज़ादी और किसानों को बोलने का हक दिया। पहले कहाँ बोलने का हक था?
महात्मा गांधी जी ने चलो योगदान होगा, देश की आज़ादी करवाई उन्होंने, लेकिन किसान कम्युनिटी को आज़ाद तो इन्होंने करवाया है। ये कहते राजीव गांधी तो जगह देना चाहते थे, लेकिन अरुण नेहरू बीच में रोड़ा थे। नहीं, अरुण नेहरू की क्या औकात है? राजीव गांधी अगर उसको कह, फिर किसने रोड़ा हटाया? किसान की जेड़ी ने, रफावड़े ने हटा दिया ना 1 मिनट में। अरुण नेहरू भी हट गया, राजीव गांधी भी हट गया। 1 घंटे में तो वो दोनों बाप बेटे भी आ गए थे सारे के सारे। जगह मिल गई थी और 1 घंटे में मिल ही गई। 1 घंटे में तो फैसला अलॉट हो गए, बोले कागज बाद में बनाएंगे। हाँ, पहले बोले ले चलो वहाँ पर। तो ये तो किसान की ताकत थी। चौधरी देवीलाल जी तो बहुत बड़ी किसान की ताकत है, आज भी ताकत है। आपने किसान आंदोलन की बात कही, अभय सिंह जी के इस्तीफे की बात कही। अगर 3 कृषि कानूनों की मैं बात करूं तो आपने भी पढ़े होंगे, तो क्या किसान के हक में है या खिलाफ है? खिलाफ है, 100% खिलाफ है। आप ये बताओ, उस कानूनों में ये लिखा था कि आप मंडी में ना जाकर के बाहर डायरेक्ट सीधा सामान बेच दो जी। अब इन्होंने, अडानी ने साइलो जो बना रखे जगह जगह, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बनाए थे जी। भाई। अब इनका था कि दुनिया में कोरोना में पता चला कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अनाज, जिससे आदमी जिंदा रहता है भाई। तो इन्होंने बना लिए साइलो, और उनका प्रोग्राम था कि हम सारी, मान लो गेहूँ है, टोटल किसान की गेहूँ हम खरीद कर अपने साइलो में धर दें, और किसान तो बेच देगा, और उसके बाद 3 महीने बाद जब सबकी खरीदारी हो जाएगी, उसके बाद हम बेचेंगे, और बेचेंगे फिर 5 गुने रेट लेंगे, 10 गुने रेट लेंगे, चाहे कितने में दे। तो किसान को साइलो में ज़्यादा मुनाफा ना मिलता? नहीं, थोड़ा सा नहीं, मुनाफा एक और दूसरा कारण है। चलो मान लो 5 रुपये फालतू मिल जाते हैं, लेकिन बेचने के बाद कहाँ जाता किसान? और किसान को वापस, ये तो मजदूर लोगों को समझना चाहिए, और शहर के लोगों के लिए ये किसान आंदोलन किया। हमारा तो किसानों का तो कुछ नहीं बिगड़ना था, चलो हमारा नुकसान हो जाता, उन्होंने तो अपने लिए अनाज रख ही लेना था। नहीं, हम तो रख ही लेते, लेकिन ये शहर के जो लोग थे, ये जो विरोध कर रहे थे कि ये किसान ऐसे पागल हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो मजदूर वर्ग है, आटा तो उनको खरीद के लाना था ना। इनके लिए लड़ाई किसान ने लड़ी कि इनको ठीक रेट पर कणक मिल जाए, आटा मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, और नहीं तो ये सब अडानी और अंबानी के साइलो भर जाते और शहर वाले खरीदने जाते, जब इनको 20 गुना रेट फालतू मिलता। आज भी अगर रिलायंस में चले जाओ तो आपको पता है इसका क्या नाम है, गेहूँ, इसका बाजरी का आटा क्या भाव मिलता है? 250 रुपये किलो मिलता है। 250 रुपये किलो, सिर्फ उसके ऊपर पन्नी बढ़िया पैकिंग है उसके ऊपर, और उसमें 4 गुण लिख दिए। सरकार मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है। सरकार मोटे अनाज, रेट इतने ज़्यादा, रेट ये है। आप यहाँ रिलायंस है क्या सिरसा में? जी। तो जाके आटे का भाव पूछना, दाल का भाव पूछना। हाँ, बस वो पैकिंग अच्छी है, तो पैकिंग से पेट थोड़ा ही भरना है, आटे से भरना है। तो ये 300 रुपये हर आदमी को मिलना था फिर। मतलब आटा, महंगाई आसमान को छूती, इतनी छूती। आप ही देख लो भी, सारे देश की जब अगर ये गेहूँ और आटा, दाल चावल ये सब इकट्ठा कर लेते, अपने साइलों में भर लेते, तो फिर बेचना तो इनको, इनसे खरीदना पड़ता। खरीदते तो फिर ये रेट जो अपने भाव के, अपने हिसाब से लेते। तो 1.25 साल किसान बैठे रहे अपनी बातों के लिए, एक का एक प्रधानमंत्री वापस ले लेते हैं। वो क्या कारण था? सत्यपाल मलिक जब उनको सब जाने गए, उनको बात समझ नहीं आई, तो क्या उनको CID की, IB की क्या ऐसी रिपोर्टें मिली जो उन्होंने एक का एक फैसला वापस ले लिया? वो उन्होंने जितने तरीके अपनाने थे, पहले इन्होंने तरीका अपनाया कि भी हम आरोप लगा दें कि ये तो खालिस्तानी है, फिर लगाया कि ये जाट हैं, गुंडे हैं, फिर इन्होंने लगाया कि ये तो इसमें कॉमरेड घुस गए हैं, इसमें कहा ये नक्सलवादी हैं, विदेशी फंडिंग आ रही है। जितना बदनाम करना था ना जी, इतने बदनाम किए, फिर भी नहीं हटे लोग। फिर लोगों का, फिर उन्होंने सरदार और हिंदू और सरदार में दूरियां बढ़ाने की कोशिश की, सरदारों पर हमला करने की कोशिश की, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की। लेकिन किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने इतना साथ दिया, तो आखिर टूटना ही पड़ा। उनको पता था कि आगे तुम्हारा कुछ गांव में घुसने नहीं देंगे तुम्हें, तो आखिर कोई रास्ता नहीं था इनके पास। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई अब तो सारे तरीके अपना के देख लिए, ये हटने वाले तो कौम है नहीं, और ये कौम हटती थोड़ी है कोई। ये दोनों कम्युनिटी जो है, किसान, हरियाणा का किसान और पंजाब का जो सिख है, वो इतनी मजबूत कम्युनिटी है। उन्होंने कभी, जब मुगलों से नहीं डरे,
अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तब ही नहीं डरे। अब तो कोई झगड़ा ही नहीं था, बैठा ही तो रहना था। लेकिन ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब के किसानों की एकता को बढ़ा गया। बहुत बढ़ा गया। जो गलत फहमियाँ थी वो सब दूर होगी। अच्छा, फिर इन्होंने SYL का चक्कर चलाया कि ये पानी खा गया SYL का। हाँ जी, तो मैंने भी उस समय बयान दिया था, मेरा भी बयान था SYL के ऊपर। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया तो मैंने किया था। मैं नारनौल से लेके कोटपुतली के बॉर्डर पंजाब राजस्थान से लेके गुड़गांव चंडीगढ़ गया पद यात्रा करके। वहाँ मेरे सिर में टाँके लगे, 10 टाँके लगे, लाठियाँ चार्ज हुई। हाँ जी, तो मैंने भी उस समय बयान दिया, जब हमारा किसान मर जाएगा तो हम क्या करेंगे SYL पानी का। SYL का पानी के लिए तुम लड़ाना चाहते हो, तुमने कब SYL के लिए लड़ाई लड़ी? SYL के लिए तो मैंने लड़ी थी, और या आबे सिंह जी ने लड़ी है, या चौधरी देवीलाल जी ने लड़ी है, और तुमने कब लड़ी? ये तो हरियाणा के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा के चौधरी देवीलाल जी डिमांड उठा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का अगर पुराने उस समय के आप अखबार निकाल के कहोगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि हमें हरियाणा नहीं चाहिए, हमें हरियाणा के साथ, हरियाणा के समर्थन में नहीं है। जो आज ये कहते हैं ना, एक हरियाणवी पता नहीं एक क्या ऐसा नारा बोलते हैं, तो ये तो पक्ष में ही नहीं थे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणवी एक। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस का भी स्टैंड पंजाब में SYL को लेकर हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। बीजेपी का स्टैंड हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी इसी तरह करी। पार्टियां तो सारी अपने अपने वोटों के लिए अपने अपने प्रदेशों में अलग अलग स्टैंड ले रही हैं। आपको क्या लगता है SYL की अगर हम बात करें तो बनेगी? भाई वो तो ये केंद्र की सरकार के हाथ में, अब तो उनके ऊपर से नीचे तक सरकार है। 15 साल कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है। अच्छा, वैसे तो आप, ये सरकार कहती है, सोचने वाली बात है कि हम सिंधु नदी को मोड़ के ले आएंगे, जो असंभव सी बात है। मैं एक दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था, इरिगेशन का कोई एक्सपर्ट था, वो कहता है कि 1600 तो दिन लगेंगे अगर दिन रात चले तो, और 16 भाखड़ा जैसे डैम हो, है जी, तो पानी स्टोर हो सकता है, जो नामुमकिन बात है। और कोई यूँ कहते कि मैं तो यार हिमालय का पानी रोकने के लिए चारों तरफ उसके बांध बना दूंगा, तो ये जतने वाली बात है। सिंधु नदी को मोड़ लाएंगे, तुम्हारे से SYL तो लेके नहीं आ रही, सिंधु नदी को मोड़ दोगे तुम। ये तो बकाने की राजनीतिक पार्टियां बकाती ज़्यादा हैं। पर ये तो पंजाब के लोग भी मान गए कि आज अगर SYL होती तो पंजाब में नुकसान कम होता है इस बाढ़ का। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हमने भी कहा था। तो किसानों ने, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जिस तरह से आपस में एकता बना ली है, तो हमें लगता है कि कोई और मसला हल करे या ना करे, जो किसान जो संगठन है, उनके बड़े बुजुर्ग ये आपस में बैठ के ये मसला हल कर लेंगे। मेरा भी मानना है, और आपके माध्यम से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इन सरकारों को छोड़ करके दोनों स्टेट के भाईचारे को बैठना चाहिए और ये कहे कि भाई हमने निपटा दिया, तुम जो लड़ाना चाहते हो हम नहीं लड़ते, और हमने ये पानी का मसला भी सॉल्व कर दिया, खुद ही हल कर लिया। और पंचायत जो है ना जी, हमारे पुराने गाँवों के अंदर जो पंचायतें होती थी, तो 302 के मुकदमे जब कत्ल हो जाते थे, दुश्मनी होती थी, उनको ख़त्म कर देते थे। तो ये तो दुश्मनी नहीं है, तो भाईचारा है आपस में। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो मेरे मध्य प्रदेश के लिए भी मैंने कहा था कि आप हमारे नहरें बढ़ा दो, चाहे घग्गर, अब जब घग्गर से सब डूब रहा था तो हमारे 10 ऐसे बनाए हुए हैं, बांध से बनाए हुए हैं टिब्बों के बीच में, तो उसमें 10 अब की बार वो भर गए। तो मैंने उस समय भी अजीत डबल साहब से मिला था, तब मैंने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी नहीं है। मैं को पानी हम कहते हैं जब आपका हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में बाढ़ आए, हाँ जी, तब वहाँ लोगों को खतरा हो तो हमारे पानी छोड़ दिया करो, तो हम पूरा बाढ़ का खतरा निपटा देंगे और हमारे पानी वाटर लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और हम भी, हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने नहर देखी नहीं है, जब वो हरियाणा में से निकलते हैं तो नहर पर खड़े होकर देखते हैं कि क्या पानी चलता है यार, हाँ, पानी, रोक के फोटो खींचते हैं कैसे पानी चलता है। तो हम भी कभी, हमारे भी लोग दर्शन कर लेंगे कि ऐसे पानी चलता है। आपने ये सुझाव दिया कि जब कभी पानी अधिक हो जाए या बाढ़ की आपदा आ जाए तो हमारे छोड़ दो, हमें दे दो पानी, तो हमारे लोग भी दर्शन कर ले। जो गांव से बाहर गया नहीं, उसको पता ही नहीं है पानी ऐसे चलता है। हरियाणा के लोग भी तो यही कह रहे हैं, हाँ, जब फालतू हो जाए तभी दे दो। चलो उनको भी दे दो, उनको भी दे दो, सोल्व करना हो तो कर सकते हैं मतलब। और हमारे क्या है जी, मैंने सरकार के सामने रखा था ये बात कि जब तेलंगाना बना तो उसने 1300 छोटे छोटे बांध बनाए, और 1-1 TMC के, 2-2 TMC के, 13-13 TMC के, तो 1 TMC में 28 लाख लीटर पानी आता है, हाँ जी। तो मैंने भी प्रधानमंत्री जी के सामने जब हम ज्ञापन लेके गए, अजीत डबल साहब के साथ बैठे, तो उसमें मैंने कहा कि हमारे राजस्थान करनाल में घग्गर नदी से
इधर हरियाणा की जो इधर फ्लड आता है उससे हमें नहर बना दो। और राजस्थान में हमारे बॉर्डर के आसपास और सब जिलों के अंदर सरकार की, हिंदुस्तान में सरकार की सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है, तो उसमें कच्चे टीएमसी के, एक टीएमसी के, दो टीएमसी, पाँच टीएमसी के वो बना दो और इंदिरा गांधी कनाल से उसको जोड़ दो। जब फ्लड आए तो उसमें पानी डालो और उधर उसमें कर दो, तो हमारे तो वारे नारे हो जाएंगे। बना दो 100, 200, 500, 1000 टीएमसी के जो डैम। तो सरकार, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, उसके बेचारे को यही पता नहीं है। तो हमारा मुख्यमंत्री बहुत मतलब स्टेट को इतना घाटा हुआ है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको ना कुछ पता है। मोदी जी बैठे थे एक दिन मंच के ऊपर, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो तो जबान फिसली ना, जबान एक बार थोड़ी फिसलती है ऐसे। अच्छा, प्रधानमंत्री के सामने अच्छा सत श्री अकाल कहना था, गुरुद्वारे में गया तो बोला सत सत अकाल। फिर किसी ने कहा जी ऐसे नहीं बोलते, सत श्री अकाल। तो फिर बोला तू आगे बोल, मैं पीछे बोलूँगा। फिर सत श्री अकाल बोला, खुद ही हंसने लग गया। फिर अब दशहरे के दिन भाषण दिया, बोले हमें बुराई के साथ खड़ा रहना। जी शर्मा परिवार से हैं, जिन ब्राह्मणों के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी, उस सिख कौम का उसको इतिहास ही नहीं पता। अगर उससे ये पूछ लो गुरु तेग बहादुर कौन थे ये छोड़ो। अब दशहरे के दिन भी उसको भूल गया कि बुराई के साथ खड़ा रहना चाहिए, हमें भाषण दे रहा है बोला हमें रावण का साथ देना चाहिए तो वो तो अब दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री जो कुछ जानता ही नहीं और वो हमारा सीएम है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो वसुंधरा राजे द्वारा बनती तो राजस्थान का नक्शा कुछ और होता। नेचुरली वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत था उनका, इसकी तो कोई मानता ही नहीं है। ये तो ऑर्डर करता है, नीचे अधिकारी हंसने लग जाते हैं। फिर दूसरा आप जैसा कोई जाता है वो बदलवा के जाता है, फिर तीसरा जाता है वो कहीं और करवा देता है। आपने सचिन पायलट जी का जिक्र किया, युवाओं में उनका बड़ा क्रेज है। बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है तो यूथ आइकॉन कहा जाता है उनको। आइकॉन वाइकॉन तो नहीं है, आइकॉन तो काय का आइकॉन क्या कर दिया उसने, लेकिन है क्रेज। क्रेज अब हम चाहे कितना ही बुराई करें उसकी, वो तो किसी से मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्रेज है तो है, क्योंकि उसकी पार्टी में क्रेज है उसका। ये उनके फादर राजेश पायलट जी थे, उनका भी बड़ा क्रेज था। हाँ, वो अच्छे आदमी थे, बढ़िया किसानों की बात करते थे। लेकिन सचिन पायलट का कोई डायरेक्ट कोई ना तो कोई एजिटेशन करते हैं। पूरे पिछले सालों में मैंने एक दिन देखा था कि उन्होंने अजमेर से लेके 100 किलोमीटर की पद यात्रा की है, और एक दिन एक कोई लाठीचार्ज हुआ था, उसमें एक कुर्ता सा फट गया था यहाँ से, और उसी को ही अब तक लगाते आ रहे हैं कि देखो मैंने संघर्ष किया। तो क्रेज अगर उन्होंने बना लिया, कई यूथ लीडरों को कांग्रेस ने टिकट दे दी, वो उनके चले चपटे हैं, तो वो मैं आपसे बिहार के चुनाव पर ही चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूं। आपने कहा कि रोहतक की रैली ने नए आयाम दिए हैं, हरियाणा की राजनीतिक दशा और दिशा बदली है, अभय सिंह की लहर चल रही है। लेकिन अभय सिंह जी में कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो वो सीधी स्पाट बात वर्कर को कर देते हैं, उससे कहीं नुकसान नहीं होता? नहीं, वो गुस्सा ही तो फायदा दे रहा है। लोग कहते हैं, लोग अब भाई अभय सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं, झूठी बात सुन के वो नहीं सुनना पसंद करते। जब एक बार आप कोई काम लेके आए और आपने कह दिया जी भाई साहब ये काम है, और वो कह रहे हैं भी ये नहीं हो सकता, और फिर नहीं भाई साहब करो, नहीं भाई साहब करो, तो फिर वो क्या करे आदमी? फिर वो इतने सहन नहीं कर सकते झूठी बात। अभी परसों की बात है, हम गाड़ी में बैठे थे तो किसी ने कहा जी मेरे फादर की डेथ होगी, ये बैंक वाले कहते हैं लोन भरो। तो बोला भाई जायज़ बात है, लोन तो तू ही भरेगा तेरे बाप का, या तेरी ज़मीन कुड़ करवा दे। अब फिर ये कहाँ से लोन भरते जी? फिर कहते जी इन्होंने काम नहीं किया। तो अब हरियाणा की जनता जो है, अब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको जी जी, अभय सिंह जी का और इस सरकार का। एक भट्टू के अंदर एक गांव है, और गांव में एक चेयरमैन था भट्टू का, बीजेपी की पार्टी से, इसका मंडीकरण बोर्ड का या किसी का, पंचायत समिति का। उसके घर के आगे बिजली का खंभा लगा दिया उसने। वो गया एक्शन के पास, बोले खंभा पड़वा दे, बोले पड़वा देंगे। फिर वो गए सुभाष बराड़ा जी के पास, वो प्रदेश अध्यक्ष थे जी, बोले खंभा पड़ा दो, उनसे भी नहीं फटा वो खंभा, घर के सामने, पार्टी का चेयरमैन। फिर मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए थे फतेहाबाद में, और वो सारे लोग इकट्ठे हो गए बीजेपी वाले, बोले जी सीएम साहब इसका खंभा नहीं पट रहा हमारे से आगे, गेट के आगे लगा दिया, गेट के आगे लगा दिया, खंभा नहीं फट रहा। सीएम साहब ने एससी को बुलाया, भाई बताओ अभी क्यों नहीं फटता? बोले जी फाड़ देंगे। बोले कितने दिन में? बोले 7 दिन में। 10 दिन हो गए, 10 दिन में सीएम ने कहा 10 दिन दे दिए तेरे को, 10 दिन में भी नहीं फटा। फिर वो जो गांव में फाड़ने वाला था, बोले मोदी से एक बार और खवा दो, अच्छा फिर फाड़ दूंगा।
अब ये बताओ, सीएम से एक खंबा नहीं फटता, और वो गांव का जो लाइनमैन था बोले पढ़ के दिखा दो, मोदी से एक फ़ोन करा दो फिर पढ़ूंगा। अरे तो अब मान लो अभय सिंह जी सीएम हो ना हो, सीएम जी अभय सिंह जी के आगे कह दे, अभय सिंह कह दे खंबा नहीं फटे क्या, 7 दिन खंबा पड़ने में। अभय सिंह का फ़ोन करने के बाद वो जो एक्शन है ना वो खुद ही अपने कंधे पर ले आए उठा के। ये फ़र्क है इसका। अरे तो हमें तो ऐसा ही लीडर चाहिए। और हरियाणा को अब जनता दो इन दुखी होगी इन लॉलीपॉप देने वालों से। अफसरशाही अभी है। चौरी बंसीलाल की सरकार कैसे आई थी, सिर्फ इसी बात को ले। बंसीलाल भी ऐसे कड़वे बोलते थे। चौरी बंसीलाल तो कहता था भैया मैं तो कोड़ भैंस हूँ, दूध दूँ जो तो पूरा दूँ, लात भी मारूँ। अच्छा, हाँ जी। तो 1 मिनट में लोगों को कहा यार हमें तो ऐसा ही लीडर चाहिए जो काम करे, जो हाँ ना करे, चक्कर ना कटाए। अब कई लीडर हैं वो कहेंगे आ जाओ चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ चले जाओ, फिर कहेंगे कि मैं सिरसा आ रहा हूँ, सिरसा आ जाना। वो चक्कर ही कटवाते रहते हैं, उनको भीड़ चाहिए। आजकल तो अभय सिंह जी स्पीकर ऑन करके अफसर को फोन करते हैं। और कर देंगे तो उनको कौन सा कोई किसी की औकात थोड़ी है कोई चूं कर जाए उनका के। वो कहते हैं मेरा काम करवाने का अपना ढंग है। मतलब ये तो देखो अफसर जो है ना, ढंग है कि दहशत है? नहीं ढंग है उनका, दहशत का एक ही है, ढंग है उनका, उनका लगाव है उनके किसी अफसर को। जो अफसर बैठे हैं उनका किसी न किसी का कोई ना कोई इन्होंने काम इतना भयंकर किया हुआ है कि वो इज्जत करते हैं। और अगले है तो है भाई, क्या दिक्कत होगी इसमें, डर है तो है, डर के बिना तो देखो एक आपके ये अफसर जो है ना, अफसर जो है ये मतलब ये अरबी घोड़े हैं जी, बिल्कुल। अगर इनके एड्डी ना मारने वाला हो सवार और लगाम खींचने वाले ना हो तो 5 मिनट में सवार को पलट के मारते हैं ये। तो ये लीडर जितने हैं ना ये सवार हैं, और उसमें सबसे बड़ा सवार जो है जो अभय सिंह चौटाला है, जिसको जो एड्डी भी मारनी आती है और लगाम भी खींचनी आती है और दौड़ाना भी आता है जी। तो ये अब अरबी घोड़ों को काबू कैसे रखोगे? बीजेपी के तो ये अरबी घोड़े काबू नहीं आ रहे, तो काबू रख। अब हरियाणा की जनता जान चुकी है, हरियाणा की नहीं, हमारे राजस्थान के लोग। मैं आपको बताऊं कल से परसों से जब गए हैं तब से मेरे पास फ़ोन जो है वो 100 मैसेज फ़ोन आ गए कि अभय सिंह जी से मिलाओ, हम तो इनेलो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें राजस्थान में भी ऐसा ही लीडर हमें चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे हैं बिरजेंद्र सिंह, IAS अधिकारी रहे हैं, यहाँ भी ADC रहे हैं। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि जब मैं सिरसा 2 साल ADC रहा तो मैंने मुख्यमंत्री देखा था चौटाला साहब जैसा देखा, काम लेना उनको आता था अफसरों से। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। और मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जितने गाँव के अंदर पैसे माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में मिले, इतने किसी भी राज्य में गाँव में इतना पैसा नहीं मिला, गाँव में इतने पैसे नहीं मिले जितने उनके राज्य में मिले। एक बात चमका दिया था हरियाणा को। गुड़गांव आज वो ये गुड़गांव किसने बनाया? ये गुड़गांव जो आज वर्ल्ड क्लास सिटी कहलाता है वो किसने बनाया? वो चौटाला साहब ने बनाया। उनका विजन था अपना खुद का। हमेशा लोगों का अभय सिंह को नकली आदमी नहीं पसंद, सारी जगह हाजिरी भरने वाला नहीं पसंद, नहीं चमचागिरी पसंद नहीं है और चुगली चाटी पसंद नहीं है। मेरे सामने कई बार ऐसे होते हैं कि कोई चुगली करता है किसी को, वो कहता है तू तेरा बात कर यार, दूसरी क्यों कर रहा है किसी का, वो अपना कर रहा है तू तेरा कर रहा है, तो तेरा काम है तू बता दे कोई। तो वो इनको ये पसंद नहीं है, तो क्या फ़ायदा। हम तो कभी किसी की चुगली ना तो हम करते हैं और ना हम तो बात जो डायरेक्ट होती है वो भाई साहब को डायरेक्ट बता देते हैं कि जी ये बात है जी। हमें तो किसी ने नहीं कहा ना, मेरे को आज तक भाई साहब ने ये कहा कि तू गलत बात कर रहे हैं, गलत हम बात करते नहीं। तो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया उससे कितने सहमत है? 100% सहमत है। हमारे जयपुर के अंदर ग्रामीण सीट जो है उसमें 8-9 कॉन्स्टिट्यूंसी है और साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो लीड आई, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की लीड आई। और शहर में आते ही 1,78,000 वोट पड़े कांग्रेस को। जिस मोहल्ले के अंदर जिस में एक के घर के अंदर 90-100 वोट पड़े और वो वहाँ जाके 500 वोटों से हार गया। आप बताओ भी लहर होती तो सब जगह ही होती। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 7 में तो कांग्रेस जीत रही है और एक में इतने वोट मिल गए कि जैसे वहाँ कोई आदमी दूसरा था ही नहीं और वो चुनाव जीत गए। तो वोट चोरी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है उन्होंने, और आप देखना थोड़े दिन में फैसला आएगा। अगर दोबारा सही उसकी तहकीकात होगी तो 100% सिद्ध हो जाएगा ये। तो जयवीर जी बहुत बढ़िया आज का पॉडकास्ट रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आप ही देखते रहें, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले पॉडकास्ट के लिए सुझाव दें किस नेता का पॉडकास्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।